एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2026 का जिसका भी एग्जाम है, आपका एग्जाम 16 तारीख से शुरू हो रहा है 16 सितंबर से, तो लगभग अब आपके पास में 20 प्लस दिन ही बचे हुए हैं। यानी जिसका एग्जाम 16 से 26 तक है, तो जिसका थोड़ा बाद पड़ेगा उसके लिए 25 है, किसी के लिए 26 दिन है, किसी के लिए 20 दिन, ऐसे करके। तो हम ना इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी की। सबसे बड़ी चीज है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी का कोई भी एग्जाम रीजनिंग 100% स्कोर टारगेट किया जा सकता है, लेकिन बस आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मुश्किल से 5 मिनट में मैं आपको सारी वो चीजें बता दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि हमारा जो फोकस हो लास्ट के 25 या 20 डेज में वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो 20 से 25 दिन एग्जाम के होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जहां हम अपनी तैयारी को एक नया अलग से मुकाम दे सकते हैं। तो चलिए, क्या है भाई, कितना पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, लास्ट 25 डेज की स्ट्रैटेजी क्या है, 50 मार्क्स किस तरीके से हम पूरा टारगेट कर सकते हैं, यानी 100 में से 100% में से 100% स्कोर रीजनिंग में टारगेट हो सकता है। तो चलो भाई, मैं सबसे पहले ले चलती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि अगर मैं आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात करूं, और ये हाई प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका अगर प्रायोरिटी टारगेट्स की बात करें, तो सबसे पहले ये एक सीरीज आ जाती है, सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एसएससी के एनी एग्जाम के लिए। सीरीज में नंबर सीरीज हो चाहे अल्फाबेट सीरीज हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी अगर मैं बोलूं 5% ज्यादा, तो नंबर सीरीज और ज्यादा पूछी जाती है, थोड़ा उसको प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत होती है। एनालॉजी द मोस्ट 5 स्टार लगा लो इस चैप्टर में, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसएससी का एग्जाम हो और एनालॉजी तरह तरह की ना पूछी जाए। तो एनालॉजी मतलब समानता, नंबर भी होती है एनालॉजी, अल्फाबेट भी होती है और जी के जीएस बेस्ड भी होती है। कई बार फिगर बेस्ड जो होती है वो नहीं होती, लेकिन ये दोनों तीनों तो जरूर होती है, मतलब तीनों में से, जी के जीएस बेस्ड, नंबर और अल्फाबेट। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, इसका भी कोडिंग डिकोडिंग, लेटर से लेटर, लेटर से नंबर, चाइनीज कोडिंग, ये सब जो कोडिंग है ये सब आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में अगर हम ऑड वन आउट, मतलब इसमें से विषम कौन सा है, 100% पूछा जाता है। बोर्ड मास, ये भी 100% पूछा ही जाता है। और स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग और मतलब डिसीजन और जजमेंट, ये क्वेश्चंस एसएससी में पहले कुछ टाइम में बीच में गायब हो गए थे, लेकिन जब से अभी एडुकेटी ने 2025 में जब क्वेश्चंस कराए, अपने पेपर्स कराए, तो ये वाले जो स्टेटमेंट और जजमेंट के क्वेश्चन थे, स्पेशली कि आपको एक सिचुएशन दे दी, आप बताइए इसका बेस्ट जजमेंट कौन सा होगा, आप होंगे तो इस जगह पे क्या जजमेंट करेंगे, इस तरीके के 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम बात कर लूं, तो इन सब में से सबसे ज्यादा जो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट जजमेंट डिसीजन, इन सब से देखने को मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, स्पेशली ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए। तो अगर हम बात करें तो अभी आपको मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया कि ये है, इन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है। तो क्या बस इतने में रखना है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि और चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए। तो ये थे हाई प्रायोरिटी वाले। अब किस किस चैप्टर से पिछले कुछ टाइम में पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी वेटेज। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं नो योर वेटेज, यानी कि यहां पर हमको जानना है टॉपिक्स का वेटेज क्या था। तो चलिए भाई, आइए एक बार देखते हैं। सबसे टीयर 1 में 40% तो स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट, इसमें जजमेंट भी जोड़ लोगे, जो अभी मैंने आपको बोला था। तो भाई जजमेंट के 5 क्वेश्चन, तो सबसे मेजर रोल तो यही हो गया, यानी 25 क्वेश्चन अगर हमारे किसी एग्जाम में मान लीजिए आ रहे हैं, और उसमें से अगर हमारा टोटल मिला के 5 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से आ गए, तो सीधा सीधा एक सिंपल सी बात हो गई कि 40% जगह तो टीयर 1 में यही घेर रहा है हमारी। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद में आ जाते हैं। अब उसके बाद में टीयर, मतलब ये टीयर 2 से मतलब वो नहीं है कि टीयर 2 वाले एग्जाम में, मतलब हमारे टॉपिक वाइज 3 टीयर हमने बांट दिए हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उससे थोड़ा कम। ये सारे के सारे पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन से वेटेज हैं कि कितना कितना आया है। इसके बाद में ऑड वन आउट आपका 2 नंबर का आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं ऑड वन आउट में। नंबर सीरीज में आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, तो 4 क्वेश्चन ही हो गए, 5 ही हो गए, 9 क्वेश्चन, तो 25 में से ये 3 चैप्टर से ही हो गए। इसके बाद में अब हम आते हैं टीयर 3, 35% का वेटेज रखने वाले। जैसे कि बोर्ड मास का 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का 1 ही मिला, जनरली वैसे ज्यादा मिल जाते हैं बट 1 ही मिला है। अल्फाबेट और सीरीज, देखो नंबर सीरीज के 2 हो गए, अल्फाबेट सीरीज के 2 हो गए, 4 क्वेश्चन तो यही हो गए। स्पीड टाइम, अब एक नई चीज हमें ये देखने को मिलती है कि जो कई बार ना हमें, जैसे स्पीड टाइम है,
जैसे कि बोट और स्ट्रीम है, परसेंटेज है, एज है, ये जो मैथमेटिकल टॉपिक्स है ना, मैथमेटिकल अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिक के, वो अब आपको रीजनिंग में दिख जाते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, माइंड से आपको प्रिपेयर होके जाना है इसके लिए, ठीक है। चलो, इसके अलावा इसमें एड्रेस मैचिंग, ये भी एक नया चैप्टर है जो एडीक्विटी पैटर्न में देखने को मिला, हमें टीसीएस में देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी हमें एडीक्विटी पैटर्न में मिला है। टीसीएस कम इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता था। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप वहां पर आपका इमोशनल बैलेंस कैसा है ये चेक करने के लिए, और रीजनिंग तो आपकी ज्यादातर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका डिसीजन मेकर, आपकी चीजें ट्रिकी कैसी हैं ये सब पहचानने के लिए ही रीजनिंग का सब्जेक्ट मेंशन किया गया है किसी भी एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें, एक क्वेश्चन, और उसके बाद अगर आप एनालॉजी की बात करें, अल्फा न्यूमेरिक जी के, ईच क्वेश्चन 1 ईच, यानी 3 क्वेश्चन ये हो गए। इस तरीके से ये वेटेज। अब इसमें अल्फाबेट टेस्ट भी है एक, मुझे नहीं पता, अच्छा ये आ तो गया, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट और सीरीज, वही मैं बोल रही थी। तो ये वाले क्वेश्चंस आपसे, ये वेटेज के क्वेश्चन एडुकेटी में पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं पूछा गया तो हम उसको बिल्कुल ही प्रैक्टिस से छोड़ देंगे, मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछा गया तो हम उसको प्रैक्टिस से छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिफ्ट अलग अलग हो सकती है, कुछ में सीटिंग अरेंजमेंट हो। ये हमने ओवरऑल जो वेटेज सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड पूछे गए हैं उनका है, मतलब इनको तो किसी हाल में छोड़ना नहीं है। जो नए टॉपिक्स ऐड हुए उनको, किसी इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग वाला हो गया, एड्रेस मैचिंग हो गया, ये हमें थोड़े से नए शामिल करने हैं। बाकी जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, मिसिंग नंबर है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं पूछे तो हम इस बार के लिए प्रैक्टिस में छोड़ देंगे, वो तो करना ही करना है, ठीक है। चल, अब हम आ जाते हैं, तो सारी चीजें आपको पता चल गई। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जैसे हम 25 दिन का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं तो हम ना इसको ऐसे सेगमेंट में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला दिन ले लिया, मतलब फर्स्ट से 7 डे। अब क्या है, जो टॉपिक्स हमने बताए, मान लो अर्थमेटिक के हो गए, एड्रेस मैचिंग के हो गए, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस वाले हो गए, आपने भी छोड़े हुए हैं तो अभी भी टाइम है, उसको आप आराम से कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो उस टॉपिक को एक बार उसकी पूरी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस लगाओ। तो अभी आप 1 से 7 दिन का टारगेट कर सकते हो कि जो जो टॉपिक छूट रहे हैं, या जो टॉपिक अधूरे हैं, या जिन टॉपिक से आपको डर लगता है, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, या जो अभी तक सीखे ही नहीं है उनको फाउंडेशन से सीख लिया जाए। तो ये टारगेट आप अपना 7 दिन तक खत्म कर दो, यानी कि आज 26 तारीख है, अगर हम बात करें 31 का महीना अगस्त है, 5 दिन आपके पास ये है, 1-2 दिन सितंबर के जोड़ लो, टोटल मिला के आपको बाय सितंबर स्टार्ट होते होते अपना टारगेट रखना है कि मेरा ये वाली चीज, फाउंडेशन, रिवीजन, ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो और चैप्टर वाइज मॉक्स। फिर आप जैसे जो जो चैप्टर करते जाओगे, चैप्टर वाइज रिवीजन का मतलब है थ्योरी भी पढ़नी है और चैप्टर वाइज उसका मॉक भी लगाना है। फिर उसमें देखना है कि आपके उस चैप्टर का कौन सा टाइप प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर उस पर काम करना है, और ऐसे करके आपको अपने चैप्टर वाइज पूरा 7 डेज का कंप्लीट टारगेट रखना है। उसके बाद 8 से अगर हम 21 डेज की बात करें, किसी के बाद तो 20 ही दिन है, तो उसको तो यहाँ पे खत्म ही करना है। तो फिर आप क्या करो, कंप्लीट रीजनिंग का मॉक्स लगाओ 14 डेज के लिए, ठीक है। कंप्लीट रीजनिंग के मॉक्स में अब ऐसा नहीं केवल मॉक्स लगा दिए, आपको 100% स्कोर टारगेट करना है। अब 100% टारगेट करना है, तो अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो यू हैव टू नो कि ये गलत क्यों हुआ। मैंने सिली मिस्टेक की, मुझे आता है, मुझे आता ही नहीं है, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, हुआ क्या, ये गलत क्यों हुआ, उसको एनालाइज करके उसको सुधारना है, अगले मॉक में उसको प्लस कर देना है। तो इस तरीके से हमको बिल्ड एग्जाम स्टेमिना, टेस्ट पेसिंग, इंटीग्रेट टॉपिक्स, मतलब ये सब चीजें लिखी हुई हैं, उनसे बहुत ज्यादा फाइनल पॉलिशिंग लास्ट को, जैसे मान लीजिए जिसका अब ये वाला डेज, जिसका भी 16 कोई पेपर है उसको भैया थोड़े से कम करने पड़ेंगे, जिसका भी पेपर थोड़ा सा 16 के बाद में 26 के आसपास है वो ये वाला टाइम भी ले सकता है। उसके लिए क्या है, रिव्यू मिस्टेक सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए, केवल मॉक्स लगा देना, हमारे इतने नंबर आ गए, ठीक है अगला मॉक लगा लेना, नहीं। अगर आपने एक मॉक लगाया, अगर उसमें गलती हुई है तो अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करो, एनालाइज करो, उसे सीखो, अपनी मिस्टेक पहचानो और फिर दोबारा से उसको रिवाइज करो। दिस इज द ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी मॉक को अप्रोच करने का, किसी भी टेस्ट सीरीज का तभी फायदा होता है जब आप उसमें हुई गलतियों को सुधार कर लें। सिर्फ ऐसा नहीं है गलतियां कर दी, देख लिया, ठीक है, फिर आगे बढ़ गए, फिर अगला मॉक लगा लिया, अगला मॉक, ऐसे कभी भी सुधार नहीं आते हैं। इन बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, अगले में क्या हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, क्या है मतलब पूरा माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से रिपीट करो, यही प्रोसेस, प्रैक्टिस, एनालाइज, प्रैक्टिस। अब इस बीच में कुछ पॉइंट्स बताती हूं कि कहां कहां ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं जो मैंने एनालाइज किया है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने टेस्ट को डीप एनालिसिस कर लो, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। टाइम से ऐसा किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा स्टक नहीं होना,
आपको पेपर को हमेशा 2-3 पार्ट में, जैसे आपको 25 क्वेश्चन भी करने हैं ना, तो गो थ्रो पहले पार्ट में वो करो जो आप देखते ही टिक कर रहे हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चन तो रीजनिंग के, 8 से 10 तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जो आप देखते ही टिक कर दो, या कुछ हल्का सा एक आध पॉइंट लगाना हो पेन से। फिर सेकंड टाइम में वो करो जो ठीक है थोड़े से हो रहे हैं, या सेकंड 2 पार्ट में ही बांट लो, मतलब एटलीस्ट 2 पार्ट्स में तो आपको बांटना है। ऐसा नहीं है कि पहले में ही स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पे अटक गए, क्योंकि अभी तो टाइम सेक्शनल टाइमिंग और है कि ऐसे क्वेश्चन पे अटक गए जहां पे आपको आगे सारे आते थे बट आप कर ही नहीं पाए। एक गलत क्वेश्चन कैन चेंज योर होल पेपर, याद रखना। तो इसलिए यहाँ टाइम इज मनी है, इस बात का ध्यान रखना है। सिली मिस्टेक्स, या बहुत बार ऐसा होता है मैम काश मैं 2 क्वेश्चन और कराता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, और मुझे आते थे, मैंने आते हुए गलती कर दी। अब आते हुए गलती क्यों होती है? या तो आप बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में होते हैं, तो काम एकदम कामली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और दूसरी चीज है रीड केयरफुली। कई बार क्या होता है इंस्ट्रक्शन को पढ़ते नहीं, ऊपर लिखा हुआ है नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, और हमने वो देखा ही नहीं और नीचे आ गए। तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना सीखो। मतलब वही है, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो देखो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, ये बात उसी पे आके टिक गई। बात किस पे आके टिक गई? डीप एनालिसिस, कि आपको पता होना चाहिए आपका क्वेश्चन आपको आता नहीं था या सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है, आपका टाइम खराब हो गया इसलिए आप घबरा गए, इस वजह से घबराहट की वजह से गलत हुआ है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सुधार तभी हो सकता है जब आपको अपनी मिस्टेक समझ में आएगी। तो बस दिस इज द होल पैटर्न। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। स्वाइन फ्लू, डेंगू ये सब बहुत फैल रहा है, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखेंगे, ज्यादा ठंडा नहीं खाना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही सही नहीं है फिर तो ये रिवीजन और ये डीप एनालिसिस सब कुछ रखी रह जाएगी। तो उसका आपको ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखो, टाइम का ध्यान रखो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, और सोने उठने का टाइम थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ने की धुन में अपने आप को हेडेक ही कर लिया, 5 ही घंटे सो रहे हो, 4 ही घंटे सो रहे हो, नहीं भाई। नींद अच्छी लो, खान पान अच्छा रखो, स्ट्रेस फ्री रहो, कॉन्फिडेंटली तैयारी करो, टाइम विल बी योर्स, वक्त तुम्हारा ही होगा। तो यही सब था। बाकी अब आप, भाई मैं क्या कर रही हूँ आपके लिए, ये सब तो मैंने लेक्चर दे दिया कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मैं क्या कर रही हूँ इन सब में? मैं आपको ना लास्ट अंत में एक मॉक टेस्ट लगवा रही हूँ। मैं आपको ये श्योरिटी, गारंटी, आपको विश्वास, आपको बिलीव दिला सकती हूँ कि आप अगर डेली 6 बजे शाम को बिल्कुल फ्री, बिल्कुल यूट्यूब की फ्री सीरीज आप मुझसे जुड़ते हैं ना, तो ये जितने भी टॉपिक्स का वेटेज बताया, टॉपिक किस तरीके से पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को एनालाइज करवाना, या एग्जाम में मतलब जब मैं लगवाती हूँ मॉक तो बताना कि यहाँ आपसे सिली मिस्टेक्स हो सकती है, इन सब चीजों पे मैं भी सुधार करवा रही हूँ। ये डेली शाम को 6 बजे मंडे से फ्राइडे मेरी सीरीज चलती है। सैटरडे स्पेशल मैराथन होती है, उसको मैं 1 दिन 2 दिन पहले आप लोगों को बता देती हूँ। तो मंडे से फ्राइडे ये सिलेक्शन सीरीज, अगर आपका स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम है इसके साथ साथ फेस सिलेक्शन 14, भाई इसको फॉलो कर लो। आज हमारा मॉक 2 है, आज का मतलब है 26 अगस्त है आज, तो हम लोग एक मॉक ऑलरेडी लगा चुके हैं, बिल्कुल पेपर जैसा पेपर। क्योंकि जब मैंने इतने टॉपिक्स को एनालिसिस किया है पूरा, तो आप समझ सकते हो कि एनालिसिस मैंने किया है, उसके बाद ही फिर मैं ये मॉक्स बनवा रही हूँ। तो इनको आप ज्वाइन करो डेली शाम को 6 बजे, बहुत कुछ बेहतर मिलेगा यूट्यूब पे। मैं आपको यूट्यूब चैनल पर भी ले चलती हूँ, आप इसी चैनल पर होंगे। और आप अगर और कहीं से देख रहे हैं मुझे, मान लीजिए फेसबुक से देख रहे हैं या मुझे इंस्टा से देख रहे हैं, कहीं से भी, तो देखो भाई सिंपल सी चीज है कि आप ये टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल यहाँ आ जाएंगे। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, टेक्स्ट बुक का यूट्यूब चैनल है, उस पर आने के बाद आपको मेरी क्लासेस, ये है टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पे देखोगे सिलेक्शन पोस्ट और फेस रीजनिंग की क्लास 6 बजे गरिमा मैम, यहाँ आपको दिख जाएगा। और आप जब नीचे आओगे, देखिए जैसे मेरी मैराथन ऑलरेडी लग चुकी है 28 तारीख को, ठीक है, ये वाली सीरीज चल रही है, ये मॉक 5 तक लग चुका है लाइव, है ना। तो आज तो और नीचे आओगे, आज तो हमारा मॉक सेकंड है ना, तो आप सेकंड वाले मॉक को ज्वाइन करोगे। थर्ड हो गया ये, दिस विल बी अवर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये है आज हमारा थर्ड मॉक है। तो इस वाले मॉक को आपको जाके अपना लाइक कर लेना है, ताकि ये किसी भी तरीके से आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि लाइक से क्या रहता है, वो याद रहते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें मैं अच्छे तरीके से समझा पाई होंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे तक इस तरीके से अपडेट्स हो या फिर आपका साथ हो बिल्कुल। और यूट्यूब पे तो आपकी एकदम फ्री क्लासेस हैं, बस आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, इसी उद्देश्य के साथ में आज की इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच। टेक्स्ट बुक से जुड़े रहिए इसी तरीके से अपडेट्स के साथ में, इसी तरीके की गाइडेंस और क्लासेस के साथ के लिए। थैंक यू सो मच।